आज अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए अपन सबसे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़े थे एग्रीकल्चर में, जनरल हॉर्टिकल्चर के, उससे संबंधित टेस्ट सीरीज अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अपन पढ़ के आए थे कि उनमें अपन ने क्लास में पढ़ा था कि जिस भी शब्द के अंत में कल्चर आता है वो कौन सी भाषा शब्द है, लैटिन का। जिसके लॉजी नोमी वगैरह आती है वो किसका शब्द है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो देखिए यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, कल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा लैटिन। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखिए और ऑप्शन ग्रीक। ग्रीक भाषा में अपने बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी है और सियोलॉजी है, पेडोलॉजी वगैरह, ये सारे शब्द आते हैं वो ग्रीक भाषा में आते हैं। और एक ऑप्शन अपना ग्रीक प्लस लैटिन। ग्रीक प्लस लैटिन तो अपन पढ़ के आए थे, ग्रीक प्लस लैटिन का एक ही ऐसा शब्द है जिसका उत्पत्ति ग्रीक प्लस लैटिन से होती है। तो ग्रीक प्लस लैटिन से किसकी उत्पत्ति होती है, ग्रीक प्लस लैटिन से होती है पोमोलॉजी की। फलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी। और जो पोमोलॉजी होती है वो कौन सी भाषा का होता है, ग्रीक प्लस लैटिन का होता है। उसी तरह अपने क्या है, संस्कृत। ठीक है, एक ऑप्शन अपना क्या है, संस्कृत। तो जो संस्कृत है उस उन शब्दों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि संस्कृत गन्ना शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, और खाद है और कपास है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, उनकी उत्पत्ति हुई संस्कृत भाषा से। ठीक है, अब अपन देखने अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अगला है मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण का अध्ययन या निर्माण का अध्ययन वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेडोलॉजी। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। तो अब देखते हैं अपन इडेफोलॉजी किसे बोलते हैं। तो ठीक है, इडेफोलॉजी क्या होती थी, अपन पढ़ी थी क्लास में कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत फसलों की वृद्धि एवं उनके उत्पादन का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं इडेफोलॉजी। ठीक है, तो इडेफोलॉजी हो गया। एक अपन देख रहे हैं इधर ऑप्शन है सियोलॉजी। सियोलॉजी किसे कहते हैं, सियोलॉजी कहते हैं चाय का अध्ययन करना। चाय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सियोलॉजी। और पोमोलॉजी अपन अभी बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में किया जाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, तो इसी तरह अपन चार ऑप्शन करके देख सकते हैं अपना, इसी तरह से राइट आंसर सामने आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, अपन ने पढ़ा था उनमें आया था ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में किया जाता है सब्जियों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों का अध्ययन। ओलेरीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का। अगला देखो फूलों का अध्ययन कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है अपना फ्लोरिकल्चर के अंदर। ठीक है, और अगला ऑप्शन है अपना फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन किया जाता है अपना पोमोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है। एसबीआई बैंक नहीं है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है। ठीक है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और फर्स्ट नंबर अपना कानपुर महाराष्ट्र। तो कानपुर महाराष्ट्र में है भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, IIPR। ठीक है, कानपुर में कौन सा संस्थान स्थित है, भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, लखनऊ यूपी। ठीक है, तो लखनऊ यूपी में दो संस्थान स्थित हैं। एक तो है
CISH, ठीक है, CISH। CISH फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, भारतीय हॉर्टिकल्चर उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। उसके बाद बीकानेर में कौन सा स्थित है? CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय या भारतीय शुष्क अनुसंधान, अरे यार हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में थोड़ा कम आता है मेरे को। ये बीकानेर में CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, और लखनऊ में कौन सा है? CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल और हॉर्टिकल्चर, और कानपुर में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कोटा कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में स्थित है? तो कोटा कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के 5th जलवायु खंड में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, ठीक है। कोटा विश्वविद्यालय कौन से में? 5वें खंड में, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट C, तो फर्स्ट C में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? फर्स्ट C कहाँ आता है? बीकानेर। तो इसमें कौन सा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? SKRU, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, बीकानेर, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 के दौरान, ठीक है। तो फर्स्ट C में कौन सा है? SKRU। उसके बाद आता है फोर्थ ए कौन सा वो आता है? फोर्थ ए में आता है उदयपुर, तो उदयपुर में है MPUAT, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, PUT। फोर्थ ए में कौन सा स्थित है? MPUT। और थर्ड ए जयपुर जोबनेर में कौन सी है? SKN, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है इज्जतनगर, यूपी में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा B, इज्जतनगर, यूपी में। उसके बाद अपन को दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झांसी यूपी में कौन सा स्थित है? झांसी या यूपी में है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जिसे बोलते हैं IGFRI, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। उसके बाद ऑप्शन नंबर C पे है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है NRC ऑफ लेमन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लेमन, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय, हिंदी में क्या बोलते हैं यार इनको? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ, तो नागपुर में है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नीबू का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? नागपुर में, ठीक है। उसके बाद अगला है ऑप्शन नंबर 4, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखिए अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है?
ये स्थित है हस्सरगट्टा बेंगलोर में। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी बचे 3 ऑप्शन में बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान में पढ़ गए थे, कौन से स्थित है? CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और लखनऊ यूपी में अभी पढ़ के आए अपन, कौन सा है? CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थित है? यहाँ पर स्थित है CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ठीक है, मानसून लौटते समय, मानसून आने का टाइम कौन होता है? जून जुलाई में आता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लगभग 16 जून के लगभग एंट्री करता है मानसून। इंडिया में 1 जून को एंट्री कर लेता है केरल में। ठीक है, जब मानसून वापस लौट रहा होता है सर्दियों के टाइम में, उस टाइम में वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है मावट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन देखिए नंबर फर्स्ट, लू किसे बोलते हैं? लू बोलते हैं कि राजस्थान में गर्मियों में धूल भरी तेज हवाएं चलती हैं, उन्हें बोला जाता है लू। ठीक है, एक बार बोलते हैं ना कि लू लग जाएगी, अंदर बैठ जाओ। ठीक है, तो जो तेज हवाएं चलती है गर्मी में, उन्हें बोला जाता है लू। शीतलहर, शीतलहर होती है कि सर्दियों में काफी ठंडी तेज हवा चलती हैं, उन्हें बोलते हैं शीतलहर। और चक्रवात, चक्रवात अभी जो आ रहा है ताउते। ठीक है, जो समुद्रों से उठी लहरें जो काफी तेज गति से आती हैं, सीधी वर्षा के साथ आती हैं, उन्हें बोला जाता है चक्रवात। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अम्लीय मृदाओं का पीएच मान होता है, मतलब अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो अम्लीय मृदाएं होती है, उनका पीएच मान होता है 7 से कम। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 से कम। 7 से अधिक, 7 से अधिक कौन सी मृदा का होता है? 7 से अधिक होता है बेसिड या क्षारीय मृदाओं का। बेस मृदा या क्षारीय मृदाओं का होता है, वो होता है 7 से अधिक। और जो 7 होता है वो होता है उदासीन मृदा का। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? AFRI आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ठीक है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जोधपुर। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन है बीकानेर। बीकानेर में क्या स्थित है? CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जयपुर, जयपुर में कोई संस्थान नहीं है, बस एक ARS रिसर्च सेंटर स्थित है और उदयपुर में। ठीक है, अगला आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसे बोलते हैं काजरी। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। ठीक है, बीकानेर में वही CISH उपस्थित है, जयपुर में ARS सेंटर उपस्थित है। ठीक है, दुर्गापुरा रिसर्च सेंटर जयपुर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अपने 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो फर्स्ट है निम्न में से असंगत, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए जो सही नहीं है, असत्य है, मतलब जिनका जोड़ा सही नहीं है, उसको अपन टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मत्स्य, मतलब मछली। मछली कौन सी क्रांति से संबंधित है? मछली नीली क्रांति से ही संबंधित है, मतलब ये तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगला आ रहा है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अगला आ रहा है बागवानी। बागवानी सुनहरी क्रांति से, ये सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, नहीं है। अगला आ रहा है प्याज। प्याज पीली क्रांति, ये सही नहीं है। देखिए पीली क्रांति, पीली क्रांति तो होती है तिलहन से संबंधित होती है।
पीली क्रांति होती है तिल अन्न से संबंधित होती है। जो प्याज होता है वो होता है गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है, गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सही नहीं है जोड़ा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, उसके बाद आंसर देने। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, एन यहाँ होता है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, वो थे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ऑप्शन नंबर सी में कौन सा है? केएल चड्डा। ठीक है, केएल चड्डा है सुनहरी क्रांति के जनक। गोल्डन रेवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? केएल चड्डा। अगले हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक बोला जाता है इन्हें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन में अपने 4 क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो गए, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक, केएल चड्डा सुनहरी क्रांति के जनक, डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति की सूत्रधार फसलों का युग्म कौन सा है? कि भारत में जो हरित क्रांति है वो सफल हुई, उनमें खास योगदान कौन कौन सी फसलों का या किस में उनका महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो फसलों का युग्म में गेहूं प्लस धान, गेहूं और धान दोनों ने हरित क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बताइए, वो भी ppm में बतानी है। तो ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की ppm में मात्रा होती है 300 ppm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 ppm। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से असंगत को छांटिए, मतलब जो गलत है वो ऑप्शन ढूंढना कि कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या है कि फसलों के साथ उनके बॉटनिकल नेम दे रखे हैं, तो देखना है कि कौन सी फसल के सामने उसका खुद का सही बॉटनिकल नेम नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है तिल, सिसेमम इंडिकम। तो तिल का वैज्ञानिक नाम सिसेमम इंडिकम ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है मटर, पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम भी पाइसम सेटाइवम होता है। अगला दे रखा है जीरा, कोरिएंड्रम सेटाइवम। कोरिएंड्रम सेटाइवम धनिया का वैज्ञानिक नाम होता है, जीरे का नहीं होता है। जीरे का वैज्ञानिक नाम होता है क्यूमिनस साइमिनस। अगला दे रखा है अरंडी रिसिनस क्यूमिनस, वो भी सही है। तो अपन को यहाँ पे असंगत मतलब जिसका सही वैज्ञानिक नाम नहीं है जिसके सामने वो ढूंढना था, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरा। ठीक है, जीरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? क्यूमिनस साइमिनस। और कोरिएंड्रम सेटाइवम किसका हो जाएगा? धनिया का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो राजस्थान की औसतन वार्षिक वर्षा होती है 575 mm। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1000 mm वार्षिक वर्षा होती है विश्व में और 1100 mm वार्षिक वर्षा होती है भारत में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मृदा क्षरण अवरोधी फसलों का युग्म है। मृदा क्षरण मतलब जो फसल मृदा को कवर कर लेती है, ढक लेती है और बारिश के दौरान मृदा का कटाव नहीं होने देती, उनका सही युग्म बताना है अपन को ढूंढ के। तो सबसे पहले दे रखा है बाजरा और ज्वार। बाजरा और ज्वार फसल में मृदा मतलब अवरोधी फसल नहीं है, वो मृदा के कटाव को नहीं रोकती है, क्योंकि ऊपर से बूंद जैसे गिरती है वर्षा की तो वो वहां पे वर्षा का मतलब कटाव होता है। अगला दे रखा है अपन को मूंगफली और मूंग। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मूंगफली और मूंग दोनों
जमीन को पूरी तरह कवर करके रखती हैं, तो जो भी वर्षा की बूंद आती है वो पहले पेड़ पे गिरती है, उसके बाद मृदा पे जाती है, तो उससे मृदा का क्षरण रुकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सा, अगला दे रखा है ज्वार में मक्का, इससे भी नहीं रुकती है। उसके बाद अगला दे रखा है सोयाबीन में धान, ठीक है, तो इनसे भी नहीं रुकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में मूंग। ये दोनों मृदा क्षरण को रोकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला दे रखा है कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो देखिए मानसून अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लैटिन से काफी होते हैं, ग्रीक से काफी होते हैं, संस्कृत भाषा से बस 2-3 शब्द होते हैं, जैसे कि गन्ना है, खाद है और कपास है, इनका उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द से होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चकुंदर कौन से कुल से संबंधित है। ठीक है, तो मतलब चकुंदर कौन सी कुल से संबंधित है। तो ठीक है, सबसे पहले दे रखा है ग्रेमेनी, ठीक है, उसके बाद मालवेसी, उसके बाद चिनापोडियम, फिर पेडालियासी। ठीक है, चकुंदर है चिनापोडियम कुल से संबंधित चकुंदर है, इसमें चिनापोडियम कुल में आते हैं, चकुंदर आता है, बथुआ आता है और कर बथुआ आता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चिनापोडियसी। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रेमिनी। देखिए ग्रेमिनी में कौन कौन से आएंगे, गन्ना आएगा, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार, वो सभी कौन से में आएंगे, ग्रेमिनी में। उसके बाद कौन से दे रखी है, मालवेसी में कौन सी आएगी, भिंडी आएगी, कपास आएगा, पटसन, वो सारी किस में आएंगी, मालवेसी में। अगला दे रखा है पेडेलियसी में आएंगी तिल वाली फसलें। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सफेद सोना किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, तो व्हाइट गोल्ड की संज्ञा दी गई है कपास को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अफीम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड या काला सोना बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केसर। ठीक है, तो केसर को बोलते हैं रेड गोल्ड या लाल सोना। ठीक है, दुग्ध पाउडर, इसे कोई भी मतलब ऐसी प्रॉपर संज्ञा नहीं दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अपना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गरीब का मित्र कौन सी फसल को कहा जाता है। ठीक है, तो गरीब का मित्र बोला जाता है आलू वाली फसलों को, मतलब आलू को गरीब का मित्र बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखे हैं जैसे टमाटर दे रखा है, तो टमाटर को अपन बोलते हैं गरीब का संतरा या फिर विलायती बैंगन, ये दोनों नाम टमाटर के हैं, गरीब का संतरा या फिर विलायती बैंगन। ठीक है, और जो बैंगन दे रखा है, बैंगन को बोला जाता है एग प्लांट, बैंगन को संज्ञा दी जाती है एग प्लांट की। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गरीब का राजा या फिर गरीब का सेब किसे कहा जाता है। नहीं, शुष्क फलों का राजा या फिर गरीब का सेब, कौन से फल को बोला जाता है। ठीक है, तो गरीब का राजा या शुष्क फलों का सेब बोला जाता है बेर को। ठीक है, और यदि वो खाली ऐसे पूछ ले फलों का राजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। यदि फलों का राजा पूछ ले, जैसे आम, अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आम, ये इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसने आगे लगा दिया शुष्क फलों के राजा। काफी सोचेंगे फलों का राजा पूछ रहा है आम, ऑप्शन नंबर बी राइट कर दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन को अपन को एक बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो शुष्क फलों का राजा गरीब का सेब किसे बोलेंगे, बेर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आम को कौन कौन सी संज्ञा दी गई, आम को बोलते हैं फलों का राजा, राष्ट्रीय फल बोला जाता है, या बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन को दे रखा है अगले ऑप्शन में अमरूद। ठीक है, तो अमरूद को संज्ञा दी गई है उपोष्ण जलवायु का सेब बोला जाता है, इसे उपोष्ण जलवायु का सेब। और जो खजूर है, खजूर को बोला जाता है सेंचुरी प्लांट। ठीक है, अब अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तिलों में तेल को संरक्षित रखने वाला पदार्थ कौन सा है। मतलब जो तिलहनी फसलों में जो तेल पाया जाता है, उसको कौन सा पदार्थ संरक्षित करने का काम करता है। ठीक है, तो तिलहनी जो फसलों में तेल को संरक्षित करने वाला पदार्थ होता है सिसेमोल, उनमें सिसेमोल पाया जाता है जो तिलहनी तेलों को संरक्षित रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसेमोल। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, एंथेनॉल पदार्थ पाया जाता है, ये पाया जाता है सौंफ के अंदर। ये सौंफ में क्या करता है,
ये सौंफ में गंध बनाए रखने के काम में आता है। सौंफ में गंध बनाने के काम में आने वाला पदार्थ कौन सा है? एंथेनॉल, जो सौंफ में गंध बनाने का काम आता है। इसके नीचे दे रखा है देखो क्यूमिनॉल। क्यूमिनॉल पाया जाता है जीरा में गंध। क्यूमिनॉल, इसके कारण जीरे में गंध पाई जाती है, सुगंध। ठीक है। और आइसोथायोसाइनेट, इसके कारण मूली में चरपराहट पाई जाती है। ठीक है। सिसेमोल तिलक जलन संरक्षित करने का काम रखता है। एंथेनॉल सौंफ में गंध का काम में करता है। क्यूमिनॉल जीरा में गंध का काम करता है। और आइसोथायोसाइनेट मूली में चरपराहट का काम करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दुग्ध में वसा कौन सी विधि से ज्ञात की जाती है। ठीक है। तो दुग्ध में वसा ज्ञात करने की विधि है इन चार ऑप्शनों में से गर्बर विधि। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्बर विधि। ठीक है। अब देखिए एक अपन को सेकंड नंबर पर ऑप्शन दे रखा है टेंसोमीटर। टेंसोमीटर काम आता है। टेंसोमीटर काम आता है मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए। मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए टेंसोमीटर काम में आता है। एक दे रखा है अपन को लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर काम आता है दुग्ध में आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। ठीक है। दूध में आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या काम आता है? लैक्टोमीटर। और अपन को दे रखा है एक हाइड्रोमीटर। ठीक है। तो हाइड्रोमीटर आता है ये वायुमंडल में या फिर द्रव में आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के काम में कौन सा आता है? हाइड्रोमीटर। और यदि हाइग्रोमीटर दे दे तो वो आएगा आर्द्रता मापने के काम में आता है, यदि हाइग्रोमीटर दे दिया जाए तो। हाइड्रोमीटर किसी काम में आता है? आपेक्षिक आर्द्रता, द्रव में आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है। अब देखिए अपन को अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है वो निम्न में से असंगत को छांटिए, जो गलत ऑप्शन है उसको ढूंढिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मीटर दे, मतलब वो यंत्र दे रखे हैं, उनका उपयोग क्या क्या होता है वो देखना है अपन को। सबसे पहले दे रखा है वायुदाब। वायुदाब बैरोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ठीक है, ये तो ऑप्शन सही है, मतलब वायुदाब बैरोमीटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दे रखा है वायु की गति। वायु की गति एनीमोमीटर से ज्ञात की जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला दे रखा है आपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। ठीक है। अगला अपन क्या दे रखा है? आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है? दुग्ध वसा, और उसके सामने लिख रखा है लैक्टोमीटर। दुग्ध वसा लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात नहीं की जाती है। लैक्टोमीटर के द्वारा तो सिर्फ दुग्ध का आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है। ठीक है। लैक्टोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? दुग्ध का आपेक्षिक घनत्व। दुग्ध वसा किससे ज्ञात की जाती है? दुग्ध वसा या तो गर्बर विधि से ज्ञात की जाती है या फिर दुग्ध वसा को ज्ञात करने के लिए ब्यूटेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दुग्ध वसा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? या तो गर्बर विधि से ज्ञात करेंगे या फिर ब्यूटेरोमीटर का उपयोग करेंगे। और जो इसके सामने दे रखा है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से दुग्ध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से असंगत को छांटिए, जो मेल सही नहीं है उसको बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल। ठीक है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल कहां पर स्थित है? जोड़बीड़, बीकानेर में। ये तो सही है। उसके बाद देखिए अगला दे रखा है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ठीक है। तो ये कहां पर स्थित है? ये तो बीजी अजमेर में स्थित है, ये भी सही है। अगला दे रखा है राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लेमन या सिट्रस, वो कहां पर स्थित है? सोलापुर, महाराष्ट्र में, ये भी सही है। अगला दे रखा है राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र, ये बता रखा है सोलापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। ये सोलापुर महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये स्थित है सोलापुर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र वो कहाँ स्थित है? वो सोलापुर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और जो यहाँ पर दे रखा है सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमोग्रेनेट, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र वो कहाँ स्थित है? सोलापुर
महाराष्ट्र में स्थित है। और जो राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? सोलापुर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो पपीते का पीला रंग का कारणों का वर्णक होता है, वो होता है कैरिकोजेंथिन वर्णक के कारण पपीते का पीला रंग पाया जाता है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है अपन को कैरोटीन। देखो कैरोटीन क्या करता है, कैरोटीन एक तो गाजर में पीला रंग देता है, एक ये क्या करता है दूध का पीला रंग देता है, एक ये तिलहनों का पीला रंग। इस वर्णक के कारण गाजर का पीला रंग पाया जाता है, दूध का पीला रंग पाया जाता है और तिलहनों का पीला रंग पाया जाता है। एक ऑप्शन अपन देखा सी। ठीक है, एक है कैप्सिथिन वर्ण के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। ठीक है, एक दे रखा है अपन को लाइकोपिन वर्ण के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, इसके लिए तापमान 21 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। यदि इससे कम होगा तो भी नहीं बनेगा, इससे ज्यादा होगा तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, आज अपन इतने क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जल्दी से लाइव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकें।